नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्लेटो के आदर्श राज्य पर वीडियो बना रही हूँ जो प्लेटो का पार्ट 6 ये होगा। प्लेटो का आदर्श राज्य भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से आप लोग देखकर और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने अपने मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की है। राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती है, वे ही विशाल रूप से राज्य में पाई जाती है। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा चेतना अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं, न्याय उनके विचार से ही अद्भुत है। ये विचार ही विधि संहिताओं और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व बताए हैं: विवेक, उत्साह और क्षुधा, और इनके कार्यों तथा निहित गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर इन्हें राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आदर्श राज्य का निर्माण। राज्य को उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं: आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व होते हैं। आर्थिक तत्वों में के अंतर्गत प्लेटो वासना तथा क्षुधा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्व से अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को एकाकी रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। इससे समाज में श्रम विभाजन तथा कार्यों का विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक संघों का निर्माण होता है तथा एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत व्यापक हो जाता है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की सर्वोत्तम तुष्टि और सेवाओं का समुचित आदान प्रदान एक महती आवश्यकता है। सैनिक वर्ग। राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस कार्य में हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षण की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस और शूरवीरता के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिससे युद्ध का सर्वाधिक आनंद आता है। दार्शनिक तत्व। राज्य का निर्माण। तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिनका संबंध आत्मा के विवेक बुद्धि से है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। उसके अनुसार यह संरक्षक 2 प्रकार के होते हैं: सहायक या सैनिक संरक्षक तथा दार्शनिक संरक्षक। आदर्श राज्य में वर्ग और तत्व हैं: क्षुधा, साहस, विवेक। क्षुधा आर्थिक तत्व और उत्पादक वर्ग होते हैं। साहस सैनिक तत्व और सैनिक वर्ग। विवेक का दार्शनिक तत्व, शासक वर्ग। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य में उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य है ये। दार्शनिक शासन संबंधी विचार भी मैं थोड़ा सा प्रकट कर रही हूँ। प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याययुक्त आदर्श राज्य में शासन की बागडोर सद्गुणी ज्ञान से संपन्न दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। प्लेटो के अनुसार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में पाए जाने वाले दोषों का एक प्रमुख कारण शासकों के अज्ञान से उत्पन्न उनकी विभिन्न अयोग्यताएं थीं। प्लेटो का मत है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है कि शासक ज्ञानी हो, किंतु यहाँ प्लेटो ने ज्ञान की व्याख्या के लिए सुकरात के इस कथन को स्वीकारा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बल्कि तथ्यों के पीछे निहित सत्य को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व और समाज के लिए सत्य है। शिव
व और सुंदर मूल्यों को की स्थापना करता है और ऐसी सद्गुणमय जीवन दृष्टि केवल प्रत्ययवादी ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही प्लेटो दार्शनिक कहता है। प्लेटो का कहना है जब शासक को सद्गुणी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब ही वह स्वयं न्यायी बनेगा और राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। इस स्थिति में ही नगर राज्यों के दोष समाप्त होंगे और आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना होगी। इस बारे में प्लेटो का कहना है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाए, युवाओं में दर्शन की भावना न आ जाए, तब तक नगर राज्यों में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक सद्गुणी ज्ञान से युक्त होने के कारण अनेक गुणों से युक्त होता है, जैसे वह ज्ञान विवेकवान, संयमी, अंतिम सत्य का ज्ञाता, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति, न्याय का द्योतक, सत्याभिलाषी, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दयालु होता है। वह क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता आदि दोषों से मुक्त होता है। आलोचकों द्वारा प्लेटो की इस दार्शनिक शासक संबंधी विचार की आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित है। आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लेटो को महान दार्शनिक शासक मिलना अरस्तु के अनुसार अव्यवहारिक है। प्लेटो विधि की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देता है, जो उचित नहीं है। प्लेटो की अवधारणा जनतंत्र विरोधी है, किंतु इन सभी दोषों के बावजूद भी प्लेटो के शासक संबंधी विचारों में यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो शासक को सद्गुणी ज्ञान से परिपूर्ण होना आवश्यक मानता है और उसे नैतिकता के पालन का निर्देश देता है। वस्तुतः प्लेटो का यह विचार आज के शासकों को भी संदेश देता है कि सद्गुणी व्यवहार का पालन करें तथा सत्यम शिवम सुंदरम समाज की रचना करें। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक को मैं इकट्ठा करके आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि कोई भी नेट जेआरएफ का प्लेटो से रिलेटेड टॉपिक आप लोग से नहीं छूटे। आप लोग अगर बुक नहीं भी है तो इसको पॉज कर करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।